वेलकम टू सिराज श्री पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 18 फरवरी और 19 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारी क्लास को ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपके जो भी कमेंट हों उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन करें। आपके जो भी सजेशंस हो, जो भी अच्छा या बुरा, आपको जैसा भी क्लास लगे, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आगे आने वाले टाइम में उसे और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पाकिस्तान कितने देशों के साथ हम अपनी सीमा साझा करता है। तो ये रहा आपका पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो किसके किसके साथ, यहाँ पे इंडिया के साथ, तजाकिस्तान और यहाँ पे अफ़गानिस्तान और ईरान, 4 देशों के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि कौन कौन से देश अगर हम बात करें तो भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान और यहाँ पे तजाकिस्तान, ठीक। 4 देशों के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं, तो अभी रिसेंट में ऐसा देखने को मिला है कि हो सकता है कि जो इमरान खान की सरकार है, यानी जो वहाँ के पीएम है इमरान खान जी, उनकी सरकार शायद गिरने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे सरकार गिरने की बात कर रहे हैं तो हम उसको अपने इंडिया के जो हमारा एक प्रोसेस चलता है पीएम का, यानी कि जो हमारा लोकसभा, राज्यसभा, एक सांसद का जो प्रोसेस चलता है, तो पाकिस्तान में कैसा प्रोसेस है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जैसे यहाँ पे राज्यसभा होती है, पाकिस्तान में उसे सीनेट कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। और उसमें टोटल 100 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में यहाँ के अगर हम बात करें तो 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक। इसी तरह अगर हम यहाँ की लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे इसे नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली, जिसमें टोटल जो है 342 मेंबर्स होते हैं, जो यहाँ के 550 मेंबर्स से के, जैसे इंडिया में 550 मेंबर्स होते हैं हमारे लोकसभा में, तो यहाँ पे 342 मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 300, चूँकि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा ही हमारी सरकार बनाती है, जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है, तो यहाँ पे हम नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं। तो 342 में से 172 सीट्स अगर जिस पार्टी के पास होती हैं तो वो पार्टी सरकार बनाती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो एक चलता है सिस्टम, उसी हिसाब से ठीक ऐसा ही लगभग आप मान सकते हैं यहाँ पे चलता है कि 172 सीट्स जिस पार्टी के पास होंगी 342 में से वो सीट बनाएगी। अगर हम इमरान खान की सरकार की बात करें तो यहाँ पे इमरान खान के पास पूरे 172 सीट्स नहीं थे, उसमें से कुछ कम थे, तो उन्होंने कुछ जो जैसे बहुमत जो एक कई पार्टियों के साथ मिलकर जो सरकार बनाती है, तो उन्होंने 173 सीटों के साथ सरकार बनाई और कई पार्टियों के साथ मिलके। पर अभी चूँकि इमरान खान की सरकार अच्छी नहीं चल रही है, काफ़ी सारे दबाव देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वे जो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली का विपक्ष पार्टी है वो सरकार बना सकती है, यानी कि वो 173 सीट्स के साथ अपनी प्रेजेंट कर सकती है। और वो क्या पास कर सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या पास कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव ही लाया जाता है कि जिससे सरकार जो गिरती है, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, वैसे ही यहाँ पे भी अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा विपक्ष को, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इमरान खान की सरकार गिर सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 342 सीट्स होती हैं, जो नेशनल असेंबली होती है वहाँ पे 172 सीट्स चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिशन के पास अभी 162 सीट्स हैं, यानी कि 162 सीट्स हैं, और जो इमरान खान की सरकार है उसके पास 177 सीट्स हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि विपक्ष अपनी पार्टी बना ले। यहाँ पे अगर हम और बात करें, ये सब आप देख सकते हो उनकी सरकार के बारे में। अगर यहाँ पे हम और बात करें कि इमरान खान को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पहले ही कई सारे विवाद सामने आ चुके हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का टोटल फॉरेन करेंसी रिज़र्व है वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो डेप्ट यानी कि ऋण की समस्या को भी झेल रहा है, यानी उसने चाइना से और कई देशों से ऋण समस्या को भी झेल रहा है, जिसके तहत WTO ने और IMF ने उसको ऋण देने से मना कर दिया है। तो ये सारी समस्याएं जो आप हमेशा देखते रहते हो वो सब तो हैं ही। अगर हम यहाँ पे अभी और करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ का जो अभी इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से और समस्या देखने को वो है 11.5%। जो हम बात करते हैं 2 ± 4% की होनी चाहिए। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें तो यहाँ की इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में चल रही है, यानी 11.45%, यानी कि एक बड़ी समस्या है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे रीजन्स की वजह से इमरान खान की सरकार गिर सकती है। ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमने जो बात की पाकिस्तान कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान 4 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो है भारत, अफगानिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने डेटा के बारे में सुरक्षा चिंता के लिए कितनी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसी न्यूज़ आई थी कि चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया। अगर हम अभी तक बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। जब काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिली। यहाँ पे जो डेटा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, डेटा प्राइवेसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद है, जिसको लेकर चाइनीज़ ऐप को प्रतिबंधित करने की बात चलती रहती है। यहाँ पे हम बात करें कि अगर चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो किसके थ्रू किया जा रहा है, तो ये तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए, ये MeitY के थ्रू किया जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये MeitY ही इन सब को देखती है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जाता है। बाकी हम बात करें किस एक्ट के तहत ये चीज़ें की जाती हैं, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट 2000 की सेक्शन 69A के तहत ये चीनी ऐप्स प्रतिबंधित किए जाते हैं। 69A के तहत ये हमारी डाटा प्राइवेसी की बात होती है, डाटा लोकलाइजेशन की बात होती है, कि हमारे जो ऐप्स यूज़ किए जाते हैं हमारे देश में, उसमें जो भी डेटा से संबंधित सुरक्षा की बात की जाती है। जो हमारे डेटा हैं, यानी कि जो लोगों के जैसे हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो जितने भी डेटा हैं वो इंडिया में ही सेव किए जाएं, यानी इंडिया में ही सेफ रखे जाएं। बाहर देशों द्वारा वो अपने जो भी, अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो उसको उसमें सेव ना किया। जैसे आप टिकटॉक की बात की गई थी, टिकटॉक को बैन किया गया। ऐसे ही कई सारे ब्यूटी ऐप्स थे, PUBG जो गेम खेला जाता था उसको भी बैन किया गया। तो ऐसे कई सारे गेम थे जिसकी वजह से डाटा प्राइवेसी को लेकर एक समस्या सामने आई। अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने की क्या प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं, यानी कि क्या पॉजिटिव और निगेटिव्स हो सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम चाइनीज़ ऐप को क्या ब्लॉक करते हैं, यानी कि अगर हम चाइनीज़ ऐप को बैन करते हैं तो हमारा जो IT सेक्टर है, यानी इंडिया का जो IT सेक्टर है वो ग्रो करेगा, क्योंकि उसकी जगह एक सब्सटीट्यूट ऐप बनाया जाएगा। जैसे अगर टिकटॉक की हम बात करें तो टिकटॉक को जब बैन किया गया तो उसकी जगह एक मौज करके ऐप आया, जो ये हमारे IT सेक्टर द्वारा बनाया गया। ठीक ऐसे ही जब PUBG को बैन किया गया तो उसकी जगह भी एक गेम ऐप आया। तो ऐसे ही जो हमारा IT सेक्टर है, ये कह सकते हैं कि हमारा जो IT सेक्टर है, जो इंडिया का मार्केट है IT सेक्टर का, वो डेवलप करेगा। तो ये एक पॉजिटिव्स हो सकते हैं। अगर हम और बात करें तो हमारा IT मार्केट डेवलप करेगा, और हम जो है, जो चाइना की एक डेप्ट पॉलिसी चलती है, जो चाइना अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी जैसे CPEC के थ्रू, या फिर जैसे
अदर कंट्रीज़ को अपना विक्टिम बनाता है, तो वो चाइना नहीं बना सकता। यानी कि चाइना की जो विक्टिम पॉलिसी है वो एक प्रकार से बंद हो सकती है। इंडिया चाइना का विक्टिम नहीं बन सकता। बाकी अगर हम थर्ड उसकी बात करें कि क्या उसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं, तो जो चाइना का मार्केट है, जो चाइना एक डिजिटल सुपर पावर बनना चाहता है कि सारे जो भी कंट्रीज़ हैं उन पर चाइना का ही आधिपत्य हो, तो जो डिजिटल सुपर पावर बनना चाहता है वो उसके बनने की चाह में रुकावट आ सकती है, क्योंकि इंडिया भी अपना जो एक डिजिटल फील्ड जो है, आप आईटी सेक्टर बोल सकते हो, डिजिटल सेक्टर बोल सकते हो, वो एक डेवलप कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। अगर हम इसके निगेटिव्स की बात करें कि चाइनीज़ ऐप बैन करने से क्या निगेटिव देखे जा सकते हैं, तो चूँकि आप जो हम बात कर रहे हैं कि डाटा प्राइवेसी को लेकर ही चाइनीज़ ऐप बैन किए जा रहे हैं, तो चूँकि डाटा प्राइवेसी का जो ये इशू है वो सिर्फ इसी को लेकर नहीं है, और भी जो हमारे यहाँ हैकिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें चलती हैं, उससे भी डाटा प्राइवेसी को लेकर कई इशू आते हैं। जैसे पेगासस ऐप की बात करें, रैनसमवेयर की बात करें, जो हमारे कई सारे ऐसे हैकर्स सामने आए हैं, कई सारे मालवेयर सामने आए हैं जिसके थ्रू हमारे डेटा प्राइवेसी हैकिंग हुई है। तो जो डेटा प्राइवेसी का एक मुद्दा है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता है। इससे एक ये देख सकते हैं, केवल चाइनीज़ ऐप तक ये सीमित नहीं है। अगर हम बात करें कि इंडिया की जो हमारी इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक चाइना की इकॉनमी पे डिपेंडेंट है। हमारा एक काफ़ी ब्रॉड लेवल पे हमारा चाइना जो है एक ट्रेड पार्टनर है। चाइना से काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो एक उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जो चाइना के ऐप्स हैं या फिर चाइना के जो सस्ते माल हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जो ऐप्स हैं, वो उनका एक रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि नो रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, जिसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये सारे एक आप देख सकते हो पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स में कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने से क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। हमारे इंडियन इकोनॉमी पे आप बात करो या फिर इंडिया की डिप्लोमेसी पे बात करो, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करो तो चाइना से संबंधों पे भी क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में बन सकती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्टूडेंट ट्राई करिएगा इसको आंसर लिखने का, और बाकी आप और बेहतर और क्या क्या सोच सकते हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि इसके और क्या क्या पॉजिटिव्स और निगेटिव हो सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार वैश्विक फोटोवोल्टिक कचरा किस वर्ष तक 78 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। तो ये 2050 तक ऐसा कहा गया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा कि 2050 तक जो फोटोवोल्टिक कचरा है वो जो है 78 टन तक पहुंच जाएगा। अगर हम फोटोवोल्टिक कचरा की बात करें तो जो हमारा सोलर सेल होता है उससे जो कचरा बनता है, यानी कि एक सोलर सेल जो होता है, एक सोलर सेल की जो एवरेज मानी जाती है कि वो कितने साल तक काम करेगा, तो वो 25 ईयर्स की होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि 25 ईयर्स के बाद उसका काम करना वो बंद हो जाता है। तो वो जो है एक फोटोवोल्टिक कचरा बनता है, क्योंकि उसका रीयूज़ नहीं किया जा सकता, या फिर आप कह सकते हो रीयूज़ ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हम यहाँ पे बात करें फ़ोटोवोल्टिक कचरे की, तो अगर हम इसको रिसाइकिल करने का प्रयास भी करते हैं तो इसमें लगभग 20 से 30 डॉलर का खर्चा आता है। कितने का? 20 से 30 डॉलर का। और वहीं अगर हम एक सोलर सेल को बनाने की बात करें, जनरेट करने की बात करें, तो उसमें सिर्फ 3 डॉलर का खर्चा आता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ 3 डॉलर खर्चा आ रहा है, उसको रिसाइकिल करने में 20 से 30 डॉलर का खर्चा आ रहा है, तो उसको रिसाइकिल करना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा एक जो हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट का जो एक हम रेशियो बनाते हैं वो ख़राब होता है। बाकी हम यहाँ पे बात करें कि जो सोलर सेल, अगर हम फोटोवोल्टिक जो हमारा कचरा होता है उसका जो सॉल्यूशन कैसे हम इस समय प्रेजेंट टाइम में करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तरीके से ये लैंडफिल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे करके वहाँ पे इसको डाल के ऊपर से उसको ढक देना और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग्स बन जाए, समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो वो जो है लैंडफिल का प्रोसेस अपनाई जाती है। अगर हम लैंडफिल की कॉस्ट की बात करें तो ये 1 से 2 डॉलर का खर्चा सिर्फ इसमें आता है। तो इसलिए जो लैंडफिल की प्रोसेस होती है वो
ज़्यादा अपनाई जाती है। बट यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि लैंडफिल एक इन्वायरमेंट के लिए अच्छा उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं माना जाता है, अच्छा एक प्रभाव नहीं देखा जाता है, तो वो भी एक समस्या की बात है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया, जो फोटोवोल्टिक कचरा है, आप यहाँ पे और भी फोटोवोल्टिक कचरे को लेकर क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आने वाले टाइम में उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक रीयूजेबल की भी बात की जा सकती है, उसका एक सब्स्टिट्यूट भी ढूंढा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य किस वर्ष तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर 5 मिलियन टन तक करना है। तो ये 2030 तक की बात की गई है कि हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया को जो है नीति का उद्देश्य, जो हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति जो अपनाई जा रही है, उसमें हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर 5 मिलियन टन कब तक करना है, तो 2030 तक करना है। अगर हम हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की नीति है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा ये बनाई गई नीति है, जिसमें हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया की बात की जा रही है। अगर हम हरित हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें जो हमारा जो कंक्लूजन में जो हाइड्रोजन निकलता है उसका जो है इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट, निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है, एक हमारा पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए उसे हरित हाइड्रोजन कहते हैं और हरित हाइड्रोजन से ही हरित अमोनिया भी बनता है। अगर हम यहाँ पे अगर हम उससे बात करें, सॉल्यूशन से बात करें, तो यहाँ पे ये H2+O, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये हमारा पॉजिटिव ही जो हमारा इमिशन होता है वो हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो जल के अणुओं को तोड़कर ही हरित हाइड्रोजन बनता है। अगर हम हरित अमोनिया की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होती है उससे जो है जब ये जो हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन जो हमारा इमिट हुआ है उस वो जो है जब जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होती है 78%, उससे जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनता है। तो इसे ही हरित अमोनिया कहते हैं। इसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन्वायरमेंट पे वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये नीति अपनाई जा रही है जिससे इन्वायरमेंट पर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत ने किस राज्य में एक पोल्ट्री अनुसंधान फार्म पर अत्यधिक संक्रामक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के फैलने की सूचना दी है। तो ये बिहार में दिया गया है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के फैलने की सूचना बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी लगभग अभी एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 क्या बोलते हैं आप, मुर्गों की, मतलब आप उसकी मौत हो गई है इसी बर्ड फ्लू के कारण। तो यहाँ पे हम बर्ड फ्लू की बात कर सकते हैं। अगर हम बर्ड फ्लू की यहाँ पे बात करें तो लगभग आप देख सकते हो कि ये जो है लगभग अगर हम ये जो है 3,800 अगर 3859 बर्ड्स को अगर हुआ है पटना में, तो उसमें से लगभग 787 की मौत हो गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर हम हमारा बर्ड फ्लू की हम बात करते हैं तो 2 टाइप के होते हैं, H1N1 और H5N1। अगर हम H1N1 की बात करें तो ये जो है ईज़िली बॉडी में स्प्रेड होता है, यानी कि ईज़िली इंसान के कांटेक्ट में आता है, इंसान जल्दी उससे इफेक्ट हो सकता है, बट जो है नुकसानदायक कम होता है H1N1। बट अगर हम H5N1 की बात करें तो ये जो हमारा वायरस होता है ये जो है ईज़िली स्प्रेड नहीं होता, यानी कि इंसान इसके कांटेक्ट में जल्दी नहीं आता, इंसान को जल्दी प्रभाव नहीं होता। बट अगर प्रभाव में इंसान आ गया तो वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या हैं। खांसी, डायरिया, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नाक बहना, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में दिक्कत, ये सारी चीज़ें बर्ड फ्लू के लक्षण होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की, जो बर्ड फ्लू का, जिसमें हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं, तो टाइप ए जो हमारा वायरस होता है वो लगभग 9 टाइप्स का होता है। इसके 9 सब टाइप्स होते हैं, H5N1, H5N2, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6, H5N7, N8, N9, ऐसे 9 टाइप के इसके सब टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये हमारा बर्ड फ्लू के बारे में हमने बात की। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-2022 में किस टीम ने पुरुषों का खिताब जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने किस वर्ष के लिए भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज जारी किया है? तो ये 2035 के लिए जारी किया गया है। फेथ नाम से, फेथ यानी कि उसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने भारत पर्यटन दृष्टि से दस्तावेज जारी किया है। फेथ नाम से ये 2035 तक के लिए जारी किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल अपना पहला कारवां पार्क कहाँ बनाने जा रहा है? तो ये वागामोन नाम की जगह है केरल में, जहाँ पे ये अपना पहला कारवां पार्क बनाने जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार अपने नाम किए हैं? तो ये जो है कर्नाटका बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार अपने नाम किए हैं। किस बैंक ने? कर्नाटका बैंक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो ये शाहरुख खान को नामित किया गया है। A23 गेमिंग ऐप है जिसके ब्रांड एम्बेसडर के नाम के रूप में शाहरुख खान को नामित किया गया है, जो एक फेमस अभिनेता हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नामित किया गया है? तो ये G अशोक कुमार जी को नामित किया गया है पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में, यानी इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित किया गया है G अशोक कुमार जी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने बिल गेट्स को किस पुरस्कार सम्मानित किया है? हिलाल पाकिस्तान। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइजेस समथिंग लाइक इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं प्राइजेस वाले पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। एशियाज़ लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पे? इंदौर में। हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको हिलाल पाकिस्तान, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। हाल ही में किसे हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये बिल गेट्स को नवाजा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे जैसे भी आपके व्यूज़ हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच। ये था आज का सेशन। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। सो थैंक यू।